या फिर नाक और कान में सूजन आ जाती है। स्वेलिंग ऑफ फिंगर्स, जो हाथ है इसके फिंगर्स या फिर पैर के फिंगर्स की स्वेलिंग को बेसिकली चिलब्लेंस बोलते हैं। आज इस वीडियो में बात होगी चिलब्लेंस की। चिलब्लेंस यानी पेरिनियोसिस या फिर फ्रॉस्ट बाइट। इसका मतलब क्या है कि जो हाथ पैर की अंगुलियां हैं या फिर नाक और कान में सूजन आ जाती है। सूजन के पीछे का कारण क्या है कि अधिक समय तक ठंडी में काम करना या फिर गर्म कपड़े कम पहनना। इस वजह से शरीर के सभी पार्ट ठंडी से संघर्ष करते रहते हैं बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए, लेकिन उसका इम्पैक्ट दिख जाता है किस पे? हाथ की अंगुलियों पर, नाक पर या फिर कान पर। तो स्वेलिंग ऑफ फिंगर्स, जो हाथ है इसके फिंगर्स या फिर पैर के फिंगर्स की स्वेलिंग को बेसिकली चिलब्लेंस बोलते हैं। होता क्या है? ठंडी के इम्पैक्ट की वजह से जो आर्टरी वेन्स हैं उसमें सूजन आ जाती है। कैसे आती है, क्या कारण है, उसी को समझते हैं। फिर अंत में देख लेंगे कि कौन सी होम्योपैथिक दवा लिया जाए ताकि चिलब्लेंस से आज़ादी मिल सके। चिलब्लेंस अगर हो गया है तो ठीक हो जाए। तो देखिए, जो चिलब्लेंस है यूं समझ लीजिए कि इस तरह से अंगुलियां हैं, ठीक है। यहाँ पे आर्टरी और वेन्स का सर्कुलेशन रहता है इस तरह से, और इस पे कोल्ड का एक्सपोजर हो रहा है। टेम्परेचर कितना है? 8 से 10 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर बाहर का, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। तो यहाँ पे ठंड से लगातार लगती रहती है। आप कुछ काम कर रहे हैं, पानी में कपड़े धुल रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, इस तरह से। और उसके बाद आपने क्या किया? सडन जाके कहीं पे आग सेक लिया, तो सडन टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सडन टेम्परेचर चेंज यानी जब सडनली टेम्परेचर चेंज होगा तो यहाँ की जो आर्टरी वेन्स है ना, ये जो आर्टरी वेन्स हैं उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। यानी मेन काज क्या है? ठंडी तो बैकग्राउंड में है, लेकिन सडन टेम्परेचर चेंज रियल कंडीशन में है। तो जब भी कोई पार्ट ठंडा है तो उसके टेम्परेचर को तुरंत नहीं बढ़ाना चाहिए। मतलब तुरंत जाके आग पे नहीं सेकना चाहिए। पहले आप उसको सुखाइए, ड्राई करिए, उसके बाद ऐसे आप रगड़ सकते हैं। यानी उसका टेम्परेचर थोड़ी देर बाद बढ़ाइए। तो जब सडन टेम्परेचर चेंज होगा, उसी वजह से यहाँ की जो आर्टरी और वेन्स है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। जो बड़ी आर्टरी वेन्स होती हैं, यानी जो मोटी आर्टरी वेन्स होती हैं, वो इस सडन टेम्परेचर चेंज को रजिस्ट कर जाती हैं, उसमें चेंज नहीं दिखता है। लेकिन जो पतली आर्टरी हैं उसमें सडन टेम्परेचर चेंज से इफेक्ट दिखने लगता है और स्वेलिंग आ जाती है। और वही स्वेलिंग से जो अंगुलियां हैं पूरा एकदम सूज जाती हैं, दर्द भी करता है, जलन भी होता है। तो यही सिचुएशन है। तो बैकग्राउंड में ठंडी और सडन टेम्परेचर चेंज ही चिलब्लेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। देखिए, क्लियर कट लिखा है कि पेनफुल, दर्द भी होगा, जब स्वेलिंग होगी तो दर्द भी होगी। पेनफुल, इची, रेड और पर्पल स्वेलिंग ऑन द स्किन। और कहां की हो सकती है? फिंगर की हो सकती है, टोस, ईयर और नोज की। सबसे ज्यादा फिंगर में देखा जाता है। रेशियो परसेंटेज सबसे ज्यादा फिंगर में होता है। और कारण क्या है? प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू कोल्ड, डैम्प, अधिक समय तक ठंडी से एक्सपोजर हो रहा है। काज रैपिड रिवार्मिंग ऑफ द कोल्ड स्किन, यानी तेजी से उसको क्या कर दिया? गर्म कर दिया, जाके इसे हीटर पर सेक दिया, या आग जल रही वहां पर जाके सेकने लगे। यानी अभी टेम्परेचर कम था, सडनली टेम्परेचर चेंज क्या हो गया? उस पार्ट का ज्यादा हो गया। तो इस तरह से सडन टेम्परेचर चेंज यानी रैपिड रिवार्मिंग, तेजी से उसको गर्म कर दिया। स्मॉल ब्लड वेसल्स एक्सपैंड, यानी जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं वो क्या कर जाती हैं? एक्सपैंड कर जाती हैं। जब एक्सपैंड कर जाती है तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा, तो खुजली भी होगी, जलन भी होगी। तो यही सब सिम्टम्स आते हैं। स्वेलिंग होगी, यानी एक्सपैंड करके तो स्वेलिंग आ जाएगी। उसके बाद इचिंग, खुजली होगी, उसमें खुजलाएंगे। उसके बाद जलन भी होती रहेगी, थोड़ी थोड़ी जलन और खुजली। काफी दिनों तक अगर यही सिचुएशन रही, 10-20 दिनों तक अगर यही चलता रहा, तो संभावना बनती है कुछ लोगों के केस में ब्लिस्टर जैसे, फफोले जैसे बन जाएंगे या फिर अल्सर बन जाएंगे। तो करना क्या है? इससे बचना है। सडन टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। जब सडन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो चिलब्लेंस होने की संभावना कम होगी, नहीं होगी। तो टेम्परेचर से पहले बचें। ठंडी हाथ पैर में अगर लगे तो उसको धीरे धीरे गर्म करें, स्लोली जेंटल गर्म करें, धीरे धीरे गर्म करें। और गर्म कपड़े पहने, ग्लव्स पहने। और उसके साथ साथ जो रैपिड, यानी जाके सडनली आग के सामने आग
के पास न रखें हाथ पैर, ठीक। तो ये प्रिवेंशन कर सकते हैं, यानी सडन टेम्परेचर चेंज को बचाना है। होम्योपैथी में बेहतरीन कई दवाइयां हैं, उसमें से जो सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जो सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं, या फिर यूं समझिए जिससे सबसे ज्यादा पेशेंट को लाभ होता है, उसमें से दवा का नाम है एगेरिकस, एगेरिकस मस्कैरियस। 30 पावर की ले लें, 4 बूंद सुबह शाम लें, 4 बूंद सुबह और शाम। और दूसरी दवा पेट्रोलियम 30, इसका 4 बूंद दोपहर रात में। तो इस एगेरिकस से और पेट्रोलियम से अधिकतर लोगों के जो चिलब्लेंस हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से होम्योपैथी की 2 दवा का यूज करके अधिकतर लोगों के चिलब्लेंस ठीक हो जाएंगे। दवाइयां और ढेर सारी भी हैं। कई लोग कमेंट बॉक्स लिखते हैं कि सबसे अच्छी दवा बता दो। भैया सबसे अच्छी दवा कुछ भी नहीं होती है, जिसके सिम्टम्स आपकी बीमारी से मैच करें वही दवा सबसे बेस्ट हो जाती है। जैसे हम आपसे पूछें कि सबसे अच्छा पासवर्ड क्या होता है, पासवर्ड 4 डिजिट का होगा, ओटीपी जो आता है। तो अब सबसे अच्छा ओटीपी क्या होगा, वो तो कुछ होता नहीं। यानी हर एक इंडिविजुअल केस के साथ और जो फैक्टर हैं मिल करके एक ओटीपी को स्पेसिफिक बना देते हैं। अब जो ओटीपी होगा उसमें 0 से 9 तक डिजिट होंगे बस, लेकिन उस सिचुएशन में, उस टाइम में, उस फॉर्मेट के लिए ओटीपी अलग अलग होगी। उसी तरीके से दवा भी है। अधिकतर लोगों को इससे काम बन जाएगा, कुछ लोगों को इससे आराम अगर नहीं आता है तो डॉक्टर नाम का एक प्राणी होता है, आप उससे संपर्क करें, वो कुछ बेहतर हेल्प करेंगे। ठीक, किताबें पढ़े, ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन मिलेगी। बेस्ट कुछ भी नहीं होता है, जो आज बेस्ट है अगले सिचुएशन में, अगले कंडीशन में वो सबसे खराब भी हो जाता है। तो उस सिचुएशन के लिए बेस्ट सिलेक्ट करिए। तो काम की बात आप यहां तक देखें, बात पसंद भी आई हुई, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दें इसको। कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़ जाएगी, पता चल जाएगा चिलब्लेंस कैसे होता है, उसका इलाज क्या है। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।